तमाम बड़ी खबरों से तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा। आपको अपडेट करेंगे हर वो खबर जिसका असर होता है आपकी जिंदगी पर। शुरुआत करते हैं साउथ दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके से। खिड़की एक्सटेंशन में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मधु नाम की 60 साल की महिला का शव अपने ही घर में मिला। मौका वारदात से एक और महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरे हस्बैंड से ही बात हुई है, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे घर में कोई आया था, तो मम्मी को थोड़ी सी मारा, एक बैग ले रखा था उन्होंने, तो फिर बाद में मम्मी को लेके गए। घर में वही थी, मम्मी थी और वो दिरानी थी बस। गुरुवार शाम दिल्ली पुलिस ने जीबी रोड के रेड लाइट एरिया में छापेमारी की। पुलिस ने यहां से 4 लड़कियों को छुड़वाया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की रहने वाली इन लड़कियों से जबरन देह व्यापार करवाया जा रहा था। रेस्क्यू फाउंडेशन नाम के एनजीओ से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कोठा नंबर 41 पर छापेमारी की। यहां लड़कियों को तहखाने में छिपाकर रखा गया था। दिल्ली की मानसिंह रोड पर देर रात एक बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। एक ऑटो चालक से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस की पीसीआर यहां पहुंची। बाइक किसकी है और आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को एनआईए की टीम आज दिल्ली लेकर आएगी। इससे पहले कल देर रात यासीन को मोतिहारी से पटना लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच में भटकल को पटना के बीएमपी कैंप में रखा गया। नेपाल बॉर्डर पर बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार यासीन भटकल को कल मोतिहारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने भटकल को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। देश में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को एनआईए और बिहार पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि भटकल की गिरफ्तारी के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से कई खुलासे हो सकते हैं। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने भटकल की गिरफ्तारी पर कहा है कि सरकार देश पर आतंकी हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रतिबद्ध है। टुंडा और भटकल की गिरफ्तारी उसी का हिस्सा है। बीजेपी ने मांग की है कि भटकल को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश होनी चाहिए। यासीन भटकल को पकड़ने के लिए 6 महीने से भारतीय खुफिया एजेंसियां लगी हुई थी और आखिरकार उसके नेपाल में होने की खबर मिलते ही उसकी गिरफ्तारी का ताना बाना बुना गया। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने इस बारे में अहम इनपुट्स दिए थे। पिछले दिनों गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की जानकारी के आधार पर यासीन भटकल की गिरफ्तारी हो पाई। टुंडा ने नेपाल बॉर्डर पर भटकल के छुपने के 3 ठिकानों के बारे में बताया था। यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। एनआईए ने यासीन भटकल पर 10 लाख का इनाम रखा था। यासीन का जन्म कर्नाटक के भटकल गांव में हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों से वो नाम और चेहरा बदलकर अलग अलग जगहों पर रह रहा था। पिछले कुछ सालों से देश में जितने भी धमाके हुए हैं उसमें ज्यादातर यासीन भटकल ने ही कराए हैं। माना जा रहा है कि यासीन भटकल 10 प्रमुख धमाकों का सूत्रधार है। यासीन भटकल और उसके खिलाफ देश के 12 राज्यों में केस दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि यासीन और रियाज भटकल त्योहारों के दौरान दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि यासीन पकड़ में आ गया, लेकिन रियाज और उसकी टीम के दूसरे लोग गिरफ्त में नहीं आ पाए। इसलिए आतंकी हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है। यासीन भटकल को दरभंगा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। कर्नाटक का रहने वाला भटकल दरभंगा में युवकों को बहला फुसलाकर आतंकवाद के दलदल में धकेल देता था। गिरफ्तार आतंकी यासीन भटकल को सूरत से ले जाया जा सकता है। गुजरात पुलिस को भले ही आधिकारिक तौर पर भटकल की गिरफ्तारी की जानकारी न दी गई हो, लेकिन गुजरात पुलिस ने भटकल से पूछताछ करने की तैयारी शुरू कर दी है। कुख्यात आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद यूपी नेपाल से लगी सीमा पर अलर्ट जारी किया गया। नेपाल को जोड़ने वाले रास्तों में सुरक्षा का इंतजाम भी संभाला गया। क्या आसाराम की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आज आसाराम बापू को मिले समन की मियाद खत्म हो रही है। आसाराम को अपने बयान दर्ज कराने के लिए 30 अगस्त तक जोधपुर पुलिस के सामने हाजिर होने को कहा गया है। हालांकि आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस से समय मांगा था, लेकिन आसाराम की याचिका को पुलिस ने स्वीकार नहीं किया। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम बापू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में आसाराम के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ ही ये गुजारिश की गई है कि पूरे केस की मॉनिटरिंग खुद कोर्ट करे। कानून के शिकंजे से बचते चले आ रहे आसाराम के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हुई इस याचिका में कहा गया है कि जब कानून सबके लिए बराबर है तो अब तक आसाराम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।
नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम बापू ने एक बार फिर से खुद को बेकसूर कहा। आसाराम ने इशारों में इस पूरे मामले को सोनिया और राहुल गांधी की साजिश करार दिया। आसाराम ने सोनिया राहुल पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने पूछा कि आखिर आसाराम होते कौन है ऐसे आरोप लगाने वाले। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी आसाराम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय ने कहा कि आसाराम का कद ऐसा नहीं है कि वो सोनिया राहुल पर आरोप लगा सकें। उन्हें बयानबाजी छोड़ पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। सोनिया और राहुल पर आरोपों के तीर बरसाने वाले आसाराम बापू दूसरे राजनीतिक दलों और मीडिया पर भी भड़के। उन्होंने कहा कि मेरे सपोर्ट में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, मीडिया मुझे परेशान न करे। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आसाराम बापू ने चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन में काफी साधु संत हैं जो कुछ भी करने को तैयार है। गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख आसाराम बापू ने फिर से कहा कि जेल उनके लिए बैकुंठ है और वो वहां जाने को तैयार है। आसाराम बापू को शायद ये एहसास हो गया है कि वो ज्यादा दिन खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अब वो बात बात पर भड़कने लगे हैं। भोपाल में इंडिया न्यूज की संपादक दीप्ति चौरसिया के एक सवाल पर आसाराम आपे से बाहर हो गए। लोकसभा में एक बार फिर आसाराम बापू पर लगे यौन शोषण के आरोपों का मामला गूंजा। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने आसाराम बापू पर जोरदार हमला बोला। आसाराम बापू के बचाव में दिख रही बीजेपी ने अब उनसे किनारा कर लिया है। चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि कोई भी नेता आसाराम के बचाव में बयान न दे। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जम्मू में एक समुदाय के लोगों ने आसाराम की प्रवक्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया। आसाराम बापू के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। गोरखपुर में पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने आसाराम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आसाराम संस्थान की दुकान बंद करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले की गायब फाइलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसकी जांच सीबीआई को करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो उन फाइलों और दस्तावेजों की लिस्ट भी अदालत को सौंपे जो उन्हें सरकार से अब तक नहीं मिली। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले की गुम फाइलों को लेकर सरकार को जमकर लताड़ लगाई। अदालत ने पूछा कि आखिर गायब फाइलों को लेकर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते की मोहलत दी और कहा कि इस दौरान कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी हर फाइल सीबीआई को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील से पूछा कि कितने वक्त में ये काम हो जाएगा। कोयला घोटाले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने को भी कहा। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी तो अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है अभी गाड़ी पहले गियर में ही चल रही है। जज ने सीबीआई से जल्द जांच पूरा करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवरों के बाद बीजेपी ने भी कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब होने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खाद्य सुरक्षा बिल के बाद सरकार का दूसरा गेम चेंजर माना जाने वाला भूमि अधिग्रहण बिल भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा में पास हो गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बिल पेश किया। ये बिल राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इस बिल के मुताबिक सार्वजनिक हित के लिए ली गई जमीन की कीमत बाजार मूल्य से ज्यादा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा देने का प्रस्ताव है। भूमि अधिग्रहण बिल कानून बनने के बाद 1894 के भू अधिग्रहण कानून का ये जगह ले लेगा। इस बिल को साल 2011 में ही लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल के मुताबिक अब जमीन अधिग्रहण के पहले उस इलाके के 70 से 80% लोगों की सहमति जरूरी होगी। भूमि अधिग्रहण विधेयक को आधा अधूरा करार देते हुए बीजेपी ने मांग की है कि किसी भी सूरत में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किसानों की मंजूरी के बिना नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नया कानून बनने से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही राज्यों को अधिकार मिलने से किसानों का भला होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नए कानून से किसानों को फायदा होगा और जमीनों के अधिग्रहण को लेकर जो बवाल मचता था वो खत्म हो जाएगा। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी नए कानून का समर्थन किया। शरद ने कहा कि नए कानून में जो भी कमियां रह गई उन्हें आगे ठीक किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे और सीधे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर गए। उन्होंने यहां डिनर पार्टी में हिस्सा लिया। इसमें नरेंद्र मोदी के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी सांसद और ज्यादातर आला नेता एक-एक कर पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मीडिया पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मीडिया सस्ती बिक रही चीजों के बारे में नहीं दिखाता, जबकि वो महंगाई का राग अलापता रहता है।
अमृतसर की सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के लापता होने का पोस्टर चिपकाने से उनकी पत्नी नवजोत सिंह नाराज हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री का पोस्टर क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि अमृतसर के होते हुए भी उन्होंने यहां के लिए कुछ नहीं किया। लगातार गिरावट के बाद रुपया कुछ संभला है। बुधवार को $1 की कीमत 68 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गई। हालांकि रुपए में सुधार हुआ और यह 66 रुपए 65 पैसे तक पहुंचा। उधर शेयर बाजार में भी उछाल देखा गया और सेंसेक्स 15,401 पर बंद हुआ। राज्यसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माना है कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारणों के चलते ऐसा हो रहा है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को रुपए की गिरती सेहत पर विस्तृत बयान देंगे। रुपए की लगातार गिरती सेहत का मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा। संकट के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी और लेफ्ट के सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कार्रवाई कई बार बाधित हुई। एमपी के सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शिवराज गए तो थे बाढ़ से जूझ रही अपनी जनता का हालचाल जानने के लिए, लेकिन जब शिवराज को खुद भूख लगी तो वो कुछ घंटे भी खुद को नहीं रोक पाए और नाव में ही खाना खाना शुरू कर दिया। नाव पर खाना खाने के बाद शिवराज ने लोगों से कहा कि आप चिंता ना करें, सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। लेकिन शिवराज ये भूल गए कि उनके सूबे में बाढ़ से हजारों लोग घर से बेघर हो चुके हैं और कितने ही लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 दिन से बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जिले में कई मकान ढह गए हैं और कई घरों में पानी घुस आया है। कई जगहों पर हालात ये है कि मोहल्ले के लोग पंप लगाकर पानी निकाल रहे हैं। वाराणसी में गंगा का कहर देखने को मिला। निचले इलाकों में बसी 2 दर्जन कॉलोनियों में गंगा का पानी घुसने से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी के बहाव को रोकने के लिए बनाया गया आदमपुर और रेवली बांध बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस बांध का 30 मीटर से ज्यादा लंबा हिस्सा नदी में समा गया है। गंगा में आए उफान के चलते बलिया के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पटना से आई एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में की कोशिश शुरू कर दी। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 2 दिनों में गंगा का जलस्तर 80 सेंटीमीटर बढ़ गया है। बीते 30 साल में पहली बार इतना पानी बढ़ा है। राजस्थान के उदयपुर में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एमबी हॉस्पिटल में पानी भर गया। मरीजों के वार्ड में 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसके चलते भारी परेशानी हो गई। और वहीं छत्तीसगढ़ के कसडोल में भी 48 घंटे से हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने से लोगों में काफी नाराजगी दिखी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कमिश्नर वाईएस डडवाल के एक 17 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। 31 जुलाई 1996 को सब इंस्पेक्टर आरपी गौतम ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई को गलत करार देकर तब के एडिशनल सीपी डडवाल ने सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह कटवा दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया। तथ्यों में तबादले से नाराज एक पुलिस अफसर ने अपने दफ्तर में ताला जड़ दिया। ईओडब्ल्यू में महानिदेशक के पद पर तैनात सुब्रत त्रिपाठी का 2 दिन पहले ट्रांसफर हुआ था। सुब्रत को नए अधिकारी को चार्ज सौंपना था, लेकिन त्रिपाठी दफ्तर में ताला बंद कर छुट्टी पर चले गए। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा को मुंबई पुलिस ने भाई के साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। टीनू ने अपने सौतेले भाई पर तलवार से हमला किया था। पुणे के समाज सेवी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में पुलिस ने गोवा से एक शख्स को हिरासत में लिया है। संदीप शिंदे नाम का ये शख्स सनातन साधक है। दाभोलकर अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाते थे, जिनका कुछ संगठन विरोध करते थे। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में मासूम बच्चियों से रेप की खबर के बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। उत्तराखंड के पौड़ी में एक युवक ने अपनी 6 साल की मासूम भतीजी का रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया, जहां मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। घटना के बाद से ही मासूम से रेप का आरोपी फरार हो गया। नोएडा के जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक स्कूल में मिड डे मील में कीड़े और चींटियां पाए जाने से लोगों में गुस्सा है। जिले के घासपुरा इलाके में स्कूल के बच्चों ने खराब खाने की शिकायत की। दरअसल आलू और सब्जी में कीड़े तैर रहे थे, जिसके बाद अभिभावकों ने टीचर्स को खूब खरी खोटी सुनाई। पंजाब के लुधियाना में एक युवक की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। भारतनगर चौक पर भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। पंजाब के बठिंडा में एक मिस्त्री के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस के मुताबिक धनपत राय का मर्डर अवैध रिश्तों के चलते हुआ। बठिंडा की उड़िया बस्ती में 24 अगस्त को सनसनीखेज मामला सामने आया था। आरोपी राजू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
फरीदाबाद के नीमका गांव में एक कुएं से 2 युवकों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों युवक इसी गांव के रहने वाले थे और पिछले 5 दिन से लापता थे। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पिछले 20 दिन से बिजली नहीं आने से नाराज गांव वालों ने नेशनल हाईवे 91 पर जाम लगाकर नारेबाजी की। 3 घंटे तक हाईवे पर हंगामे से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अधिकारियों के काफी समझाने के बाद ही हंगामा शांत हो पाया। नोएडा पुलिस ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर एक डॉक्टर दंपति से 30 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बीएसएफ का रिटायर्ड दरोगा है, जबकि एक दिल्ली पुलिस और एक बीएसएफ का सिपाही है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में आजमगढ़ के सांसद रमाकांत यादव का भतीजा और भांजा भी शामिल है। ये सभी लोग मथुरा से दिल्ली लौट रहे थे। मेरठ में कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम के दौरान मामूली बात पर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। ज्यादा भीड़ होने की वजह से एक शख्स के पैर में लगने से शुरू हुई मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में मां बेटे की खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले अपने 5 साल के बेटे को फांसी लगाई और फिर खुद ही फंदे पर झूल गई। कानपुर में एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाले 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बच्चों की हत्या जादू टोना के चलते हुई। यूपी के सहारनपुर में नशे में धुत एक सिपाही ने महिला से विवाद होने पर उसके ऊपर अपनी बंदूक तान दी और इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सिपाही की हरकत पर नाराज लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। ड्यूटी प्लेट नहीं उठाने से नाराज होकर यूपी के शामली में एक शख्स ने एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल पर चले जाने से मरीजों का बुरा हाल है। डॉक्टर्स ने बताया कि विधानसभा उपाध्यक्ष के भाई ने एक डॉक्टर की पिटाई की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी मामले में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जांच के आदेश जारी किए हैं। झारखंड के जामताड़ा में मतवाले हाथियों के एक झुंड ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे इलाके के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। एमपी के डबरा के सिविल अस्पताल में एक 70 साल के बुजुर्ग के इलाज के अभाव में अस्पताल के बाहर ही अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। रात दिन से बारिश में भीगने के बाद भी अस्पताल के कर्मचारियों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि शख्स कौन है और कहां से आया है। महाराष्ट्र के जलगांव में रहने वाले विपिन बोराले नाम के लड़के ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। विपिन ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4500 किलोमीटर का सफर महज 74 घंटों में अपनी बाइक से पूरा किया। हज यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड सरकार ने यात्रियों को मौसम की मार से बचाने के लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को हज टर्मिनल घोषित करने का फैसला किया है। हज यात्रा 15 सितंबर से शुरू हो रही है। सरदार सरोवर बांध में अवैध खनन के मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपने की सिफारिश की गई है। इस बीच नर्मदा बचाओ आंदोलन ने धार में रेत उत्खनन के नए टेंडर जारी किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान मुंबई के घाटकोपर में हो रही दही हांडी के कार्यक्रम में पहुंचे। शाहरुख यहां मस्ती के रंग में रंगे हुए नजर आए। हजारों लोगों की भीड़ के बीच में शाहरुख ने मटकी फोड़ी। इस दौरान शाहरुख की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन दिखे। मटकी फोड़ने के बाद शाहरुख ने चेन्नई एक्सप्रेस के सुपरहिट गाने लुंगी डांस पर जमकर डांस किया। मुंबई के चैमपुर नाका इलाके में दही हांडी के कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर भी शामिल हुए। गुलशन ने मटकी फोड़ने के दौरान गोविंदाओं की टोली का मनोबल बढ़ाया। मुंबई के वर्ली में दही हांडी महोत्सव के दौरान गायिका उषा उत्थुप भी पहुंची। उन्होंने अपने गाने से दही हांडी फोड़ने के लिए पहुंची मंडलियों का खूब जोश बढ़ाया। महंगाई और प्याज की बड़ी कीमतों का असर भी दही हांडी महोत्सव में देखने को मिला। मुंबई के दादर में दही हांडी की सजावट प्याज की मालाओं से की गई थी।